हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, रादर कुछ मोड्स के बारे में बात करेंगे और वो मोड्स स्टॉक्स में कैसे, इंडियन कंपनीज़ में कैसे अप्लाई होते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। सो हम पहले मोड्स देखेंगे और वो मोड्स स्टॉक्स में या कौन सी कंपनीज़ में बेसिकली वो मोड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब पहले समझते हैं कि मोड क्या होता है। सो मोड्स बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जो वो अपने कॉम्पिटिटर को दूर रख रही है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने ही चाहिए कि कंपनी के पास ऐसे कौन से एडवांटेज हैं, ऐसे कौन से मोड्स हैं या ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को या दूसरी कंपनीज़ को दूर रख रही है अपने पे अटैक होने से। तो सबसे पहला मोड जो है नेटवर्क इफ़ेक्ट। तो नेटवर्क इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक अपना ही नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। इसको समझते हैं डायरेक्टली स्टॉक से। सो पहला स्टॉक जो है इसमें वो है IEX। सो IEX बेसिकली क्या है, एक पावर ट्रेडिंग है, राइट। इसके ऑल्सो अभी मैं जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करूँगी ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि मैंने ऑलरेडी इन पे बहुत ऑलमोस्ट सारे कंपनीज़ मैंने इन डिटेल कवर की हैं, तो आप चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू IEX। सो इसमें नेटवर्क इफ़ेक्ट में मेरे पास 3 कंपनियां हैं, दैट इज़ IEX, MCX एंड InfoEdge। ओके, अब अगर मैं स्पेसिफिकली IEX की बात करूं, सो IEX बेसिकली पावर ट्रेडिंग में है, राइट। सो यहाँ पर नेटवर्क इफ़ेक्ट कैसा क्रिएट हुआ है, सो क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स हैं वो IEX पे आते हैं शॉर्ट टर्म पावर खरीदने के लिए बेसिकली, और सेलर्स आते हैं बेचने के लिए, राइट। सो ऐसे केस में जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, राइट। सो यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छे से होती है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होंगे और बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो प्राइस मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। अगर जहाँ पे बहुत बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कम है, तो वहाँ पे प्राइस इतना अच्छा नहीं मिलता है, राइट। सो ऐसे केस में IEX में ये एक नेटवर्क इफेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं इसलिए बहुत सारे सेलर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं इसलिए बहुत सारे बायर्स हैं। और ये ऐसा नेटवर्क है कि कोई जो नया मेंबर या जो नया कस्टमर आएगा वो ये सोचेगा कि IEX पे क्योंकि बहुत सारे बायर्स है, या IEX अगर उसको अगर कोई नया जो कस्टमर है उसको ख़रीदना है, तो वो क्या बोलेगा कि सेलर्स IEX पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइस अच्छा मिलेगा, इसलिए मैं वहाँ से ख़रीदता हूँ, IEX से ख़रीदता हूँ। जो सेलर है वो क्या सोचेगा कि क्योंकि IEX पे बहुत सारे बायर्स हैं तो मैं वहाँ बेचता हूँ, वहाँ मुझे प्राइस अच्छी मिलेगी, राइट। सो ऐसे केस में बहुत सारे बायर्स जहाँ होते हैं, बहुत सारे सेलर्स जहाँ होते हैं, तो एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये IEX में हमने देखा। सेम गोज़ विद MCX में भी यही नेटवर्क इफेक्ट है, इसी वजह से। एंड सेम गोज़ विद InfoEdge में भी, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो InfoEdge पे या Naukri.com पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है वो उनको Naukri.com पे ही मिलेंगे। बहुत सारे एप्लीकेंट्स Naukri.com पे क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे जो रिक्रूटर्स हैं या जो कंपनीज़ हैं वो उनको Naukri.com पे मिलेंगी। तो बहुत सारे रिक्रूटर्स हो गए वहाँ पे, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हो गए, इसलिए नए लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इसी वजह से आप देखोगे, दिस इज़ द रीज़न। आप IEX देख लो, आप MCX देख लो, इनके पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, अबाउट 90% मार्केट शेयर इनके पास है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि उनके पास इतना मार्केट शेयर है। सो ये एक फर्स्ट मोड हो गया, नेटवर्क इफेक्ट। सेकेंड कंपनी जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ वो है सारेगामा। सो यहाँ पर सारेगामा में बेसिकली क्या है, सारेगामा जैसे जो भी मूवीज़ आती हैं उसमें जो भी गाने आते हैं, सो मूवीज़ रिलीज़ होने से पहले ये गानों की राइट्स खरीद लेते हैं, राइट। सो इन गानों की राइट्स कौन खरीद सकता है, तो जैसे सारेगामा कंपनी, सारेगामा, टिप्स, T सीरीज़, तो ये लोग म्यूज़िक राइट्स ही खरीद लेते हैं, राइट। उसके बाद जब म्यूज़िक राइट्स मेरे पास है, वो गाना कहीं पे भी बजेगा मुझे पैसा मिलेगा। तो वो अगर कोई स्ट्रीमिंग ऐप्स हो गए जैसे गाना हो गया या स्पॉटिफाई हो गया, विंक हो गया, यहाँ पर जब भी वो गाने बजेंगे सारेगामा को पैसा मिलेगा, अगर सारेगामा के पास उस गाने के राइट्स हैं तो। ऐसे केस में अगर आप रेट्रो सॉन्ग्स देख लो, सारे रेट्रो सॉन्ग्स, ऑलमोस्ट सारे रेट्रो सॉन्ग्स के जो IP राइट्स हैं वो
सारेगामा के पास है। तो जब जब वो गाने बजेंगे, फॉर एग्जांपल किशोर कुमार का गाना हो गया, जब जब वो गाना कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप्स पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, ये फेसबुक पे जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आ गए हैं, तो जहाँ जहाँ वो गाना बजेगा वैसे वैसे सारेगामा को उसका पैसा मिलेगा। सो बेसिकली ये सिंपल बिजनेस मॉडल है। ओके, इन डिटेल मैंने उस वीडियो में समझाया है ना। यहाँ पर मोड क्या है कि सारेगामा के पास 1,30,000 सॉन्ग्स के IP राइट्स है। मतलब जो नया कॉम्पिटिटर जो आएगा उसको पहले तो सारेगामा के इस बेस तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से सारेगामा ने ये राइट्स एक्वायर किए हैं धीरे धीरे करके। सो आज वो 1,30,000 के IP राइट्स सॉन्ग्स पे बैठे हैं। सो दैट इज़ अ ह्यूज एसेट सारेगामा हैज़ ओवर विथ इट। सो ऐसे केस में जो नया कॉम्पिटिटर आएगा उसको यहाँ तक पहुँचने में ही बहुत टाइम, बहुत सालों लग जाएंगे। और सारेगामा अभी क्योंकि नए नए भी राइट्स एक्वायर कर रहा है, म्यूज़िक राइट्स, IP राइट्स, तो ऐसे केस में सारेगामा और आगे पहुँच जाएगा। सो नए कॉम्पिटिटर को बहुत टाइम लगेगा सारेगामा तक पहुँचने के लिए। सो ये एक सारेगामा का मोट हो जाता है। सो बेसिकली आपने एक बार ये राइट्स खरीद लिए, उसके बाद आप न्यूमरस वेज से आप इससे पैसा कमा सकते हो, लाइसेंस करके या परमिशन दे के बेसिकली। सो जो सारेगामा बेसिकली स्पॉटिफाई या विंग या यूट्यूब इन सबको वहाँ पर परमिशन दे रहा है कि आप गाने मेरे चला सकते हो। उस केस में सारेगामा को लाइसेंसिंग फ़ीस मिलती है। सो एक बार आपने खर्चा कर लिया, उसके बाद आपको बहुत सालों तक उसका पैसा मिलेगा, क्योंकि रेट्रो सॉन्ग्स अगर आप देखोगे सारेगामा ने कितने टाइम पहले, कितने साल पहले वो खर्चा किया था राइट्स एक्वायर करने के लिए, जिसका पैसा आज भी सारेगामा को मिलता है। और इसमें अगर सपोज जो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट की अगर डेथ भी हो जाती है, उसके बाद 60 ईयर्स तक सारेगामा के पास, आर्टिस्ट के डेथ के बाद 60 ईयर्स तक सारेगामा के पास फिर भी वो राइट्स रहेंगे कि वो गाने चला पाएगा, राइट। इसी वजह से जो पहले इतना सारेगामा ने अपने राइट्स सॉन्ग्स एक्वायर किए हैं या राइट्स लिए हैं, जिसका पैसा उसको आज तक भी मिलता है। नेक्स्ट जो मोड है वो है कॉस्ट एडवांटेज मोड। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कोई कंपनी का नाम लूँ तो दैट इज़ मोलटेक। अब मोलटेक के ऊपर भी मैंने बहुत बड़ा एनालिसिस किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पर मोलटेक बेसिकली क्या करता है, तो आपके जो पैकिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स का जो डब्बा है, ठीक है, उसकी जो पूरी वो कंटेनर बनाना, उस पर लेबलिंग करना, वो पूरा काम मोलटेक करता है। सो मोलटेक का क्लाइंट एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरोलैक, ये सारे क्लाइंट्स मोलटेक के हैं। या जो फूड पैकिंग होती है या FMCG प्रोडक्ट्स की पैकिंग होती है, जो वो बेसिकली मोलटेक करता है। तो यहाँ पर अगेन मोड्स क्या है, पहला मोड जो यहाँ पे है वो है कि मोलटेक बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। IML जो इन मोल्ड पैकिंग है, जहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था, वो मोलटेक लेके आया। तो पहले बेसिकली क्या होता था ना कि डब्बे बनते थे और उसके ऊपर लेबलिंग होती थी। लेकिन अभी IML में क्या होता है, इन मोल्ड पैकिंग, मतलब क्या कि जब प्लास्टिक पिघला के जब वो डब्बा बन रहा है, जब वो कंटेनर बन रहा है, तभी लेबलिंग हो रही है, राइट। सो दिस इज़ IML पैकिंग। सो यहाँ पे ये एक तो इनका जो एक जो इनकी टेक्नोलॉजी है, या हर वक्त अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसा रहना है, ये तो एक मोड है ही। लेकिन सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोड है इनका कॉस्ट एडवांटेज, कि इनके यहाँ पर जो भी जो मशीन्स लगती हैं, जो रोबोट्स लगते हैं, जहाँ पर दूसरी कंपनियाँ बाहर से इंपोर्ट करती हैं, ये कंपनी ऑलमोस्ट बहुत सारे रोबोट्स ये खुद बनाती है, इन हाउस रोबोट मैन्युफैक्चर करती है। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपके खर्चे कम हो गए, मतलब 60% चीपर कॉस्ट पे आप वो रोबोट बना रहे हो विथ हाई प्रेसिशन, विथ गुड क्वालिटी, विथ गुड प्रेसिशन। सो जहाँ पर दूसरी इनकी कॉम्पिटिटर फॉर एग्जांपल हाईटेक है, वो जब बाहर से इंपोर्ट कर रही है रोबोट, ये कंपनी खुद ही रोबोट बना रही है। तो यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात हो रही है। सो ऐसे केस में आपके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके खर्चे कम हो गए। सो आप मोलटेक के कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखोगे तो उनके कंपैरिजन में मोलटेक के मार्जिन्स ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि उनके कॉस्ट बहुत कम है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव कंपनी है ये। और ऐसे केस में
जो इनके कस्टमर्स हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत कॉस्ट पास ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे उसके पहले हम मोड देख लेते हैं, मतलब कौन सा मोड इस कंपनी में एग्जिस्ट करता है। तो वो है एक तो स्विचिंग कॉस्ट और हाई बैरियर्स टू एंट्री। सो ये मोड किस कंपनी में एग्जिस्ट करता है, तो वो है एक कंपनी कॉल्ड राजरतन ग्लोबल वायर्स। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर बीड वायर बेसिकली क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। तो बीड वायर ऑलमोस्ट आपके साइकिल के टायर्स से लेके आपके जो एरोप्लेन के टायर्स है उस वहाँ तक यूज़ होता है। सो बेसिकली टायर्स में बीड वायर लगती है। अब बीड वायर बेसिकली टायर को रिम से होल्ड करता है और अच्छी ग्रिप के लिए यूज़ होती है। सो एयर प्रेशर की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उनका शेप चेंज ना हो, इसीलिए भी यूज़ होता है। एंड बीड वायर के बिना बेसिकली टायर बन ही नहीं सकता। सो राजरतन ग्लोबल वायर इज बेसिकली अमॉन्ग्स्ट एशियाज लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर एंड ओनली मैन्युफैक्चरर इन थाईलैंड। अब जब हम मोड्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मोड जो है इसका हाई बैरियर एंट्री। सो बेसिकली बीड वायर एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जैसे इसके बिना टायर बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो ऐसे केस में जो टायर बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं उनको कोई भरोसेमंद ही कंपनी चाहिए जो ये बीड वायर बनाए। ओके, सो ऐसे केस में अब जैसे कि राजरतन ग्लोबल वायर जो है, या फॉर दैट मैटर इस इंडस्ट्री में ही जब अगर सपोज मैं राजरतन ग्लोबल वायर हूँ, आप मिशलिन है, सो आप बेसिकली मेरा जो बीड वायर आप क्वालिटी चेक होगा, ठीक है, आप देखेंगे कि वो सही तरह अच्छा है कि नहीं है। सो इस प्रोसेस में, इस अप्रूवल प्रोसेस में ही 2-3 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो अगर राजरतन को मिशलिन या फॉर दैट मैटर जो टायर कंपनी है कोई भी, अगर उसको अपना क्लाइंट बनाना है तो 3 साल तो आप सोचो अप्रूवल्स में ही चले जाएंगे। सो आप राजरतन के क्लाइंट्स देखोगे, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके हैं या बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स इनके हैं। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये सारे जो टायर कंपनियां हैं राजरतन को ट्रस्ट करती हैं। 2-3 साल तो इनको ऑन बोर्ड लेने में लग गया है, राइट। सो अप्रूवल प्रोसेस में ही 3 साल लग जाता है। सो ये बहुत ही हाई बैरियर टू एंट्री बिजनेस है, यहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करती है। एक बार राजरतन के ऊपर इन कंपनीज का ट्रस्ट बैठ गया तो वो फिर से कोई दूसरा बीड वायर कंपनी नहीं ढूंढेंगे, बिकॉज नाउ दे बिलीव राजरतन, दे बिलीव देयर क्वालिटी, दे नो कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये बार बार अपने सप्लायर चेंज करने का झंझट ये टायर कंपनियां नहीं करती हैं। इसी से इनका जो सेकेंड कॉस्ट है वो है स्विचिंग कॉस्ट। मतलब क्या कि क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है ना कि जो टायर्स हैं, हर कंपनी के थोड़े अलग अलग टायर्स होंगे, तो उसके हिसाब से मुझे बीड वायर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कस्टमाइजेशन आ जाता है, राइट। सो ऐसे केस में वो टायर कंपनियों को पता है कि राजरतन मेरे लिए कस्टमाइज्ड बीड वायर सब बना रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। सो ऐसे केस में जो टायर कंपनियां हैं वो इतनी आसानी से राजरतन को नहीं छोड़ेंगे अनलेस राजरतन कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर नहीं कर लेता है, राइट। सो ऐसे केस में यहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर के लिए बहुत हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट मोड है ब्रांड। सो बेसिकली अगर एक बार आपके दिमाग में कोई कंपनी का ब्रांड आ गया है, सो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। सो ब्रांड एक काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल मोड माना जाता है, क्योंकि एक बार जैसे एशियन पेंट्स बेसिकली अगर पेंट करवाना है सो दिमाग में एक ही पेंट आता है, दैट इज़ एशियन पेंट्स। और अगर आप जो पेंटर्स होते हैं, आप उनसे जब आप करवाते हो, आप उनको बोलते हो कि भाई कौन सा पेंट हम यूज़ करें, तो उनके दिमाग में भी एक ही चीज़ आती है कि भाई पेंट करवाना है तो एशियन पेंट्स ही बेस्ट है, क्योंकि एशियन पेंट्स ने अपनी ब्रांड इतना पावरफुल किया है। या नूडल्स जब हम बोलते हैं तो मैगी हमारे दिमाग में वो इमेज ही आ जाती है, येलो कलर का पैकेट, राइट। सो मैगी हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये है पावर ब्रांड का। या फेविकॉल। सो फेविकॉल अगेन पिडिलाइट ने अगेन एक ब्रांड क्रिएट किया है फेविकॉल के लिए। तो अगर हमारे दिमाग में वो एकदम वाइट कलर का डब्बा या वो फेविकॉल लिखा हुआ या वो फेविकॉल्स की एड इतनी अच्छी आती थी,
सो हमारे दिमाग में अपने आप वो ब्रांड घूमने लगता है, राइट। सो ब्रांड अगेन एक मोट हो जाता है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सी कंपनीज़ हैं जो ये ब्रांड इमेज का मोट एंजॉय करती हैं। सो ये एक छोटा सा वीडियो था मोट्स और उसके रिलेटेड कंपनीज़ के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।